अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 2 लघु कथाएं, जो कि कक्षा 11वीं के लिए हिंदी के युवक भारती से है। लघु कथाएं इसकी जो रचयिता लेखिका श्रीमती संतोष श्रीवास्तव है। तो कथा प्रारंभ करने से पहले हम लेखिका का परिचय देख लेते हैं। संतोष श्रीवास्तव जी का जन्म 23 नवंबर 1952 को मंडला मध्य प्रदेश में हुआ। आपने एमए इतिहास और हिंदी से किए, बीएड तथा पत्रकारिता की उपाधियां प्राप्त की। नारी जागरूकता और उसके अस्मिता की पहचान आपकी लेखनी के विषय है। आपकी रचनाओं में एक और वर्तमान स्थितियों तथा सामाजिक विसंगतियों का चित्रण दृष्टिगोर होता है, तो वहीं दूसरी ओर जीवन की झटपटाहट और परिस्थितियों से लड़ने की सार्थक सोच भी है। प्रमुख कृतियाँ इनके द्वारा है बहके बसंतुम, बहते ग्लेशियर्स, ये इनकी कहानी संग्रह है। दबे पाओ प्यार, टीम्स की सरगम, ख्वाबों के पैरहन उपन्यास, और फागुन का मन ललित निबंध संग्रह, नीली पत्तियों की शायराना हरारती यात्रा स्मरण है। विधा परिचय। लघु कथा। लघु कथा हिंदी साहित्य में प्रचलित विधा है। यह गद्य की ऐसी विधा है जो आकार में लघु है। लघु मतलब आकार में तो छोटी है, कहानी छोटी है, पर कथा के तत्वों से परिपूर्ण है। कम शब्दों में जीवन की संवेदना, पीड़ा, आनंद को सघनता तथा गहराई से क्या करने की, प्रस्तुत करने की क्षमता इसमें होती है। किसी परिस्थिति या घटना को लेखक अपनी कल्पना का पुट देकर रचता है। जो परिस्थिति देखा उसको उसकी परिस्थिति या घटना को लेखक अपनी कल्पना का पुट देकर रचता है। हिंदी साहित्य में डॉक्टर कमल किशोर, गोयनका, डॉक्टर सतेश दुबे, संतोष सुपेकर और कमल चोपड़ा आदि प्रमुख लघु कथाकार हैं। अब पाठ परिचय देखते हैं। उषा की दीपावली यह लघु कथा अनाज की बर्बादी पर बालमन कि किस प्रकार से एक छोटे बच्चे के मन में भी संवेदनशीलता और संस्कारों को जागृत कराता है। एक और थालियां भर भर कर जूठन छोड़ने वाले लोग जो कि भूख से ज़्यादा प्लेटों में अपने खाना भर लेते हैं और ना खाने पर उसको किस प्रकार से फेंक देते हैं, उसकी अनाज की बर्बादी करते हैं। तो दूसरी ओर अनाज के एक एक कौर को तरसते हुए विभिन्न तरीकों से रोटी का जुगाड़ करते लोग कि एक जगह तो किस प्रकार से अनाज की बर्बादी होती है, ना भूख होने पर भी लोग उसको खाना प्रारंभ करते हैं और उसके बाद में छूटन ऐसे ही छोड़ जाते हैं। परंतु कई लोग ऐसे होते हैं कि वह अनाज के लिए एक एक कौर को तरसते और किस प्रकार से उसका जुगाड़ करते खाने के लिए। दूसरी लघु कथा मुस्कुराती चोट। इस लघु कथा के अंतर्गत आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई ना कर पाने की विवशता तथा मजदूरी करके अपनी पढ़ाई जारी रखने की अदम्य इच्छा को दर्शाती है। यह बाल मजदूरी जैसी समस्या को इंगित करते हुए हौसला देती है, आशावाद को बढ़ाती है, सकारात्मकता और संवेदनशीलता। यह एक लघु कथा है। तो आइए हम अपनी लघु कथा प्रारंभ करते हैं। उषा की दीपावली। दादी ने नरक चौदस के दिन आटे के दीप बनाकर मुख द्वार से लेकर हर कमरे की देहरी जगमगा दी। अब दादी ने नरक चौदस क्या होता है? दीपावली के ठीक पहले पड़ने वाली चतुर्दशी। दीपावली के समय जबकि दादी ने आटे के दीप लगाए, आटे के दिए जलाए और अपने मुख द्वार से लेकर हर कमरे की देहरी पर कि मेन गेट से लेके उन्होंने अपने हर कमरे की देहरी मतलब होता है दहलीज, जो कि दरवाजे की चौखट के नीचे वाली लकड़ी जिसे लांघ कर भीतर प्रवेश करते, उसे देहरी कहा जाता है। और उन्होंने उस देहरी कमरे के सभी जगह पे उन्होंने क्या कर दिए कि आटे के दिए जला लिए। घर पकवान की खुशबू से तरबदर था। अब दीपावली है तो
सवाल ही नहीं उठता है कि पकवान ना बने। तो उन पकवानों में गुजिया जो कि मैदे से बनती है और खुद खोया और शक्कर वगैरह डाल के एक बहुत ही अच्छा मीठा सा पकवान बनाया जाता है। पापड़ी बनाए, चकली बनाए आदि सब कुछ था। और जो है घर जो है पकवानों से महक रहा था। मगर 10 वर्षीय उषा को तो चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ ही पसंद थी। घर में 10 वर्षीय उषा जो कि इन पकवानों से ज़्यादा वह किसे पसंद करती थी, चॉकलेट और मिठाइयों को। तो दादी कहती है अपनी उषा से कि तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई ही आएगी। वह सब तो पड़ोसियों, नाते रिश्तेदारों, घर आए मेहमानों के लिए है। ये जो बन रहा है तो सभी के लिए बन रहा है। जो मिलने के लिए तीज त्यौहार के समय एक दूसरे के घर पे जाते हैं, एक दूसरे के घर पे मिठाइयाँ पकवान भेजते हैं, तो ये उन लोगों के लिए। तेरे लिए तो चॉकलेट और जो तुझे पसंद है बंगाली मिठाइयाँ वो ही आएंगी। आटे के दीपक कंपाउंड की मुंडेर पर जलकर सुबह तक बुझ गए थे। जब शाम के जले दीपक क्या हो गए, सुबह तक वह बुझ चुके थे। उषा जॉगिंग के लिए फ्लैट से नीचे उतरी तो उसने देखा पूरा कंपाउंड पटाखों से के कचरे से भरा हुआ था। उसने देखा सफाई करने वाला बब्बन उन दीपों को कचरे के डिब्बे में ना डालकर अपनी जेब में रख रहा था। अब जब सुबह हुई, उषा जॉगिंग के लिए नीचे उतरी। आटे के जो दीपक थे मुंडेर पे लगे हुए थे वह भी जलकर क्या हो चुके थे, बुझ गए थे। उसने देखा कि जो कचरा साफ करने वाला बब्बन किस प्रकार से वह कचरा साफ कर रहा है। उसने देखा कि उन बुझे हुए दीपों को, आटों के दीपक को वह क्या कर रहा था, कचरे के डब्बे में ना डालते हुए अपनी जेब में भर रहा था। कृषकाय मतलब दुबले पतले शरीर वाला बब्बन कंपाउंड में झाड़ू लगाते हुए हर रोज उसे सलाम करता था। तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिए? उषा ने उससे सवाल किया कि तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिए? घर जाकर अच्छे से सेक कर खा लेंगे। उसने जवाब में कहा कि ये जो दीपक है इसको हम घर जाकर अच्छे साफ करके उसको सेक कर खा लेंगे। अन्न देवता है ना। बब्बन ने खीसे निपोरना मतलब उसने बात करते कहा कि मैंने ये तो जो है इनको हम लोग सेक कर खा लेंगे, इनका अनादर नहीं कर इनका जो है निरादर नहीं करना चाहिए। ये तो हम घर पे जाकर क्या कर लेंगे, इनको सेक कर खा लेंगे। और ऐसे बात करते करते बब्बन ने खीसे निपोरे मतलब अपनी जेब में फिर से वह दियों को भरने लगा। उषा की आंखें विस्मय से भर उठी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तमाम दावतों में उसे लगा कि किस प्रकार से जो तमाम दावतों में भरी प्लेटों में से जरा सा टूंगने वाले बहुत ही कम खाने वाले मेहमान और कचरे के डब्बे में हवाले प्लेटों का अंबार, मतलब जो लोग जाते हैं बड़ी बड़ी पार्टियों में, बड़ी बड़ी शादियों में तो खाना तो इतना सा ही खाते पर प्लेट भर भर के लेते, और वह उसकी आंखों में वो प्लेटों का अंबार बाढ़ सा उसकी आंखों में सैलाब बनकर उमड़ आया। उसने जैसे ही सुना उसका जो मन में संवेदनशीलता जाग उठी, वह दौड़ती हुई घर गई। जल्दी जल्दी पकवानों से थैली भरी और दौड़ती हुई एक सांस में सीढ़ियाँ उतर गई। अब वह थी और बब्बन की कांपती हथेलियों पर पकवान की थैली। उसने जैसे ही सुना और उसने उसके पकवान की थैली घर से लाई और बब्बन के हाथों दे दी। बब्बन की भी आंखें एकदम जो थी वह काँप उठी, हथेलियाँ काँप उठी। उसने काँपते हाथों से पकवान की थैली ले ली। उषा की आंखों में हजारों दीप जल उठे। यही सच्ची दीपावली उषा की थी। और पकवानों की थैली देख बब्बन की आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। तो इस प्रकार से यह लघु कथा थी। दूसरी लघु कथा हम देखेंगे मुस्कुराती चोट। मुस्कुराती चोट कुछ इस प्रकार से है। घर में बाबा बीमार थे, उनकी दवाई राशन के लिए पैसे चाहिए थे। माँ घर घर जाकर चौका बर्तन करके
जितना लाती वह सब बाबा की दवाई और घर में ही लग जाता। बबलू के पिता जो कि बीमार थे और उनकी दवाइयों के लिए जो पैसे हैं का जुगाड़ उनकी माँ घर में जाकर लोगों के बर्तन मांजकर जो भी पैसे मिलते थे उनसे दवाइयों का वह घर में लाकर देती। बबलू की इसी वजह से बबलू की पढ़ाई भी क्या हो गई थी, बीच में छूट गई थी। वह भी माँ अपनी पढ़ाई छोड़कर माँ को सहारा देने के लिए बबलू ने घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पर पढ़ाई के प्रति लालसा बनी हुई थी, परंतु उसका जो रुझान था पढ़ाई के प्रति बहुत था। पर मजबूरी के कारण वह अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर अपनी माँ का सहारा बनकर वह रद्दी बेचने का काम करने लगा। उस दिन भी तराजू पर रद्दी तौलते हुए बबलू की नज़र लगातार स्कूल की उन किताबों पर थी जिसे रद्दी में बेचा जा रहा था। वो जहाँ पे गया वहाँ पे उसने देखा कि किस प्रकार जो किताबें थी वह उसे बार बार उसकी नज़र थी। वह चाह रहा था कि वे किताबें उसे किसी भी हाल में मिल जाए। स्कूल नहीं जाता है तू? अजीब है तेरे माँ बाप जो तुझे काम कराते हैं। घर की मालकिन ने तराजू के कांटे पर नज़र जमाए। जिस घर गया उस घर की मालकिन ने उसे कहा कि तू स्कूल नहीं जाता है, और उसने कह दिया कि हाँ तुम्हारे माँ बाप कैसे है लापरवाह है कि तुम्हें स्कूल नहीं भेजते। तभी उनकी कॉलेज के लिए तैयार होती लड़की ने कहा माँ बाल मजदूरी तो अपराध है। अब बबलू छोटा ही था, बालक ही था। अब उसने कहा कि माँ बाल मजदूरी तो अपराध है ना? हाँ बिल्कुल, पर अनपढ़ माँ बाप समझे तब ना। बबलू को बहुत बुरा लगा, उससे ये शब्द भी ना सहे गए कि उसके माँ पिता को किस प्रकार से कहा जा रहा है। तो उसने जवाब में कहा स्कूल बप्पा ने भेजा था मेम साहब, पर उनके पास किताबों के लिए पैसे न थे इसलिए पढ़ाई रुक गई। माँ इससे इन किताबों के पैसे मत लो, इसके काम आएंगी, ये इनसे अपनी पढ़ाई कर लेगा। ये बात सुनकर जो मालकिन की बेटी थे उसने कहा कि माँ इनसे ये जो किताबें हैं इसके पैसे मत लो, इसको ऐसे ही फ्री में दे दो कि ये कम से कम उसको पढ़ तो लेगा। कुछ नहीं, मालकिन ने जवाब में कहा कुछ नहीं, इसमें हम फ्री में दे देंगे और ये रद्दी पेपर के मालिकों से किताबों के पैसे ले चाट पकौड़ी में उड़ा देगा, इनके बस का नहीं है पढ़ना। अब ये मालकिन ने कह दिया कि अरे नहीं, इसको दे के कुछ मतलब नहीं है, तो रद्दी लेने आया है, ये रद्दी बेचकर जो है ये मालिक से किताबों के पैसे ले लेगा और क्या करेगा, चाट पकौड़ी में खाकर ऐसे ही उड़ा देगा। बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए और बोरा उठा सीधा घर पहुंचा। उसने बोरे में से किताबें निकालकर अलग रख दी। फिर बोरा लेकर वह रद्दी पेपर के दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार ने रद्दी तौली किनारे रखी। पैसे तो बचे होंगे ना तेरे पास? मालिक ने कहा जा सामने के ठेले से वड़ा पाव और चाय ले ले, फिर हिसाब कर। बबलू सिर झुकाए खड़ा था। दुकानदार बार बार बोलता रहा पर बबलू टस से मस ना हुआ, अपनी जगह से हिला नहीं। टस से मस नहीं होना मतलब कि जगह से ना हिलना। अब दुकानदार से रहा नहीं गया, वो झल्ला उठा। उसने कहा कि अरे जा थोड़ा तू पहले खा पी के आ जा और उसके बाद में मैं हिसाब करता हूँ। पर वो अपनी जगह से हिला तक नहीं बबलू। अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं? रुपए खर्च हो गए सेठ, उसने झूठ कहा, क्योंकि किताबें तो उसने रख ली थी। क्या तेरे पैसे थे जो खर्च कर दिए? दुकानदार ने उसको बुरी तरह से डांट दिया। उसने कहा अरे क्या तेरे पैसे जो तो तूने खर्च कर दिए? डांट खाने के बावजूद वो मुस्कुरा रहा था। अब वह स्कूल जा सकेगा, उसके पास भी किताबें हैं। वो घर की और लौट पड़ा। किस प्रकार से उसने झूठ कहा, वो किताबें तो उसके पास थी। घर लौटते हुए रास्ते में वह सुबह वाली मालकिन और उसकी लड़की मिल गई। उसके हाथ में किताबें देख मालकिन के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। जब वो घर लौट रहा था तो वही जो सुबह मालकिन और उसकी बेटी थी वो उनके रास्ते में मिली। उन्होंने देखा कि बबलू के हाथ में किताबें, वो खुशी खुशी उन किताबों को लेकर अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। ऐसा देखते हुए मालकिन के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। एक मुहावरा है, आश्चर्य का ठिकाना न रहना। उसे सुबह कहे हुए अपने ही अशब्द याद आ गए और अपने ही शब्दों पर अपराध बोध हो आया।
कहने का मतलब है कि किस प्रकार से मालकिन उसे जो कह रही थी कि ये तो ऐसे ही पैसे उड़ा देगा, फिर उसे अपने बाद में जो अपशब्द उसने कहे थे, जो बुरा भला उसने कहा था, वो उसे याद आ गए और वो अपने कहे हुए वो शब्दों पर क्या कर रही थी, पछता रही थी। अपराध हो गया उसे। बबलू की पढ़ाई के प्रति लालसा को देखकर उसने निश्चय किया कि वह उसके आगे की पढ़ाई का खर्च वह उठाएगी। कि किस प्रकार से उस मालकिन का भी दिल पसंद किया। उसने कहा कि उसे जब देखा कि उसकी मन बबलू की लालसा पढ़ाई के प्रति देखकर उसने निश्चय किया कि वह क्या करेगी, वह उसको आगे पूरी पढ़ाई का वह खर्चा उठाएगी। बबलू की खुशी का ठिकाना ना था। इस प्रकार से ये दोनों लघु कथाएं समाप्त हुई। धन्यवाद।